वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2018 में आई एक वेस्टर्न ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और इस मूवी की खास बात यह है कि इस स्टोरी में 6 स्टोरी लाइंस हैं जिसमें 6 अलग अलग कैरेक्टर्स की लाइफ और डेथ की कहानी दिखाई जाएगी। तो चलो मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक वीरान इलाका दिखाया जाता है जहां से एक घुड़सवार अपना टुनटुना बजाता हुआ कहीं जा रहा था। इस बंदे का नाम बस्टर स्क्रग्स है जो कि एक मशहूर बाउंटी हंटर है, यानी ये बंदा पैसों के लिए आउटलॉज को हंट करता है। और खास बात ये है कि इसको गाना गाना काफी पसंद है, इवन तब भी जब उसकी आवाज सच में बहुत बेसुरी है। इसके बाद बस्टर एक पब तक जाता है जहाँ पे कुछ लोग ड्रिंक्स कर रहे थे, तो बस्टर बार ओनर के पास जाके विस्की ऑर्डर करने लगता है, जिस पर ओनर कहता है कि विस्की पीना इलीगल है। तो बस्टर का ध्यान बार में मौजूद लोगों पे जाता है जो सभी विस्की पी रहे थे। तो उनमें से एक काउबॉय बोलता है कि विस्की सिर्फ आउटलॉज ही पी सकते हैं, ये तुम जैसे चिकरे की पीने की चीज नहीं है। तो बस्टर कहता है कि मैं साफ सुथरा जरूर हूँ पर मैं भी एक आउटलॉ हूँ, पर इस बात पर किसी को भी भरोसा नहीं होता। साथ ही एक काउबॉय बस्टर को मारने के लिए रेडी हो जाता है, मगर बस्टर इतना तेज था कि वो काउबॉय के कुछ कर पाने से पहले ही उसकी खोपड़ी खोल देता है। और फिर यही हाल बाकी आउटलॉज का भी होता है। साथ ही बार ओनर भी होशियारी दिखाने के चक्कर में मारा जाता है। तो अपना हंटिंग मिशन पूरा होने के बाद बस्टर दूसरे टाउन के लिए निकल जाता है जिसका नाम फ्रेंचमैन गल्च है। टाउन पहुंचने के बाद बस्टर एक लोकल सैलून जाता है जहां उसे अंदर जाने से पहले सभी गन्स जमा करनी होंगी, क्योंकि इस सैलून में नो आर्म पॉलिसी है। तो इस वजह से बस्टर न चाहते हुए भी अपनी गन्स को जमा करवा देता है। इसके बाद बस्टर को एक पोकर टेबल नजर आती है तो वो भी खेलने चला जाता है, मगर तभी एक प्लेयर यहाँ से उठकर चला जाता है जिसकी सीट बस्टर को मिल जाती है। मगर जब वो ओल्ड प्लेयर के कार्ड्स को देखता है तो उसकी चटक जाती है, जिसके बाद बस्टर क्लियर करता है कि वो ये गेम खेलना नहीं चाहता। पर तभी यहाँ पे जो नाम का बंदा आ जाता है जो बस्टर पे गन तान के उससे बोलता है कि गेम तो तुम्हें खेलना ही होगा। पर बस्टर भी बड़ा चालू है, वो टेबल पे जोरदार किक मारता है जिससे टेबल का एक फट्टा जो के हाथ में जाकर लगता है, जिससे मिस फायर होने के कारण जो का हैप्पी बर्थडे हो जाता है। मगर सैलून की हालत बिगड़ने से पहले बस्टर अपना बेसुरा गाना गाने लगता है जिसे सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। मगर इन सभी को अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे जो का भाई भी मौजूद है जिसे अब अपने भाई की मौत का बदला चाहिए। गाना खत्म होने के बाद ये बंदा बस्टर को गन फाइट के लिए चैलेंज करता है जिसे बस्टर आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर ये दोनों सैलून से बाहर स्ट्रीट पे चले जाते हैं जहाँ पे बस्टर पहले राउंड में ही उस बंदे की उंगलियों को उड़ा देता है। बस्टर इस आदमी को मारना नहीं चाहता पर बंदे को तो अपना रिवेंज चाहिए था, तो वो बस्टर को मारने की कोशिश करता है। तो बस्टर अपना मिरर देखते हुए उस बंदे को उड़ा देता है। बस्टर तो सिर्फ शो ऑफ कर रहा था। इसके बाद बस्टर इस बंदे के पास जाके उसके लिए एक गाना गाना चाहता है, पर तभी यहाँ पे एक आदमी आ जाता है जिसे द किड बुलाया जाता है जो बस्टर को फाइट के लिए चैलेंज करने लगता है, जिसे बस्टर न चाहते हुए भी एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद किड बस्टर से पूछता है कि फाइट स्टार्ट से पहले काउंटिंग की जरूरत है क्या, जिसके लिए बस्टर मना कर देता है। पर इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के वो बंदा बस्टर की खोपड़ी खोल देता है, यानी द किड बस्टर से भी ज्यादा तगड़ा शूटर है, जिसकी तारीफ बस्टर का घोस्ट भी करता है जो कि आफ्टर लाइफ के लिए जा रहा है। साथ ही किड बस्टर की आत्मा की शांति के लिए गाना गाने लगता है और यहाँ पे मूवी की फर्स्ट स्टोरी लाइन एंड हो जाती है। इसके बाद ऑब्वियसली शुरुआत होती है सेकंड स्टोरी की, जिसमें हमें एक बैंक दिखाई जाती है जिसे एक आदमी दूर से देख रहा था। तो ऑब्वियसली बात है कि कोई बंदा बैंक को ऐसे ताड़ रहा है तो वो बैंक लूटना ही चाहता है। इसके बाद ये जवान काउबॉय बैंक में इंटर कर जाता है जहां वो बैंक टेलर से बेफालतू की बातें करने लगता है। और फिर जैसे ही एम्प्लॉय का ध्यान भटकता है तैसे ही काउबॉय अपनी गन निकाल के टेलर पे तान देता है। साथ ही काउबॉय टेलर से डिमांड करता है कि जल्दी से सारे पैसे मुझे दे दो। तो टेलर डरते डरते नीचे झुकने लगता है ताकि वो पैसे निकाल सके। पर ये बैंक एम्प्लॉय भी काफी चालू है जो पैसों के बजाय हिडन शॉटगन निकाल के काउबॉय पे शूट करने लगता है। पर काउबॉय इस अटैक को डॉज करके जल्दी से सारा पैसा चुरा लेता है। इसके बाद वो यहाँ से भागने लगता है, पर अब तक ये बैंक एम्प्लॉय अपना आयरन मैन वाला आर्मर पहन के बाहर आ गया था। तो जब काउबॉय टेलर पे गोली चलाता है
तब टेलर का देसी आर्मर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। इसके बाद टेलर अपनी गन से काउबॉय पे हमला कर देता है, तो मजबूर होके इस लड़के को छुपना पड़ता है। पर बैंक टेलर ऐसे ही हार मानने वाला नहीं था। वो काउबॉय के क्लोज आके उसे टर्न कर देता है, जिसके कुछ घंटों बाद जब काउबॉय की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसे कुछ लोगों ने पकड़ रखा है जो काउंटी शेरिफ के लिए काम करते हैं। तो उनका लीडर काउबॉय से कहता है कि बैंक रॉबरी के जुर्म में तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी, क्या तुम मरने से पहले कुछ कहना चाहते हो? पर काउबॉय कुछ कह पाता उससे पहले ही यहाँ पे कुछ कबीले वाले आ जाते हैं जो बड़ी बेरहमी से पुलिस वालों को मार देते हैं। तो ये मारकाट देख के काउबॉय काफी डर जाता है, मगर न जाने क्यों कबीले वाले इस काउबॉय को बिना मारे यहाँ से चले जाते हैं। मगर काउबॉय की मुसीबत अभी तक टली नहीं थी, क्योंकि वो अभी भी फांसी पे लटका हुआ है। साथ ही उसकी किस्मत टिमी नाम के घोड़े के मूड पे डिपेंड करती है। पर तभी यहाँ पे एक घुड़सवार आ जाता है जो काउबॉय के साथ गन प्रैक्टिस करने लगता है, जिससे डर के टिमी यहाँ से भाग जाता है। तो जब काउबॉय मरने वाला था तब वो बंदा रोप को शूट करके काउबॉय को आजाद करा देता है। इसके बाद ये दोनों नेक्स्ट टाउन के लिए निकल जाते हैं, पर तभी इन्हें कुछ घुड़सवार अपनी तरफ आते हुए नजर आते हैं। तो काउबॉय का साथी उसे छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। तो ये देखकर काउबॉय काफी कंफ्यूज्ड है कि आखिर उसका साथी यहाँ से भागा क्यों। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो घुड़सवार काउबॉय को पकड़ के टाउन ले आते हैं, जहाँ का जज बिना कुछ सोचे काउबॉय को डेथ पनिशमेंट दे देता है। काउबॉय का वो साथी एक आउटलो था जिसे पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, और एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो लोग काउबॉय को उठा लाए। इसके बाद काउबॉय और कुछ क्रिमिनल्स को टाउन के बीच फांसी दी जानी थी। तो काउबॉय अपनी किस्मत पे हंसने लगता है कि एक ही दिन में उसे 2 बार फांसी होने वाली है। पर तभी उसकी नजर एक सुंदर सी लड़की पे पड़ती है जो काउबॉय के लिए स्माइल करने लगती है। पर काउबॉय कुछ कह पाता उससे पहले ही उसे फांसी दे दी जाती है, जिससे वो मारा जाता है। और यहाँ पे हमारी सेकंड स्टोरी का एंड हो जाता है और फिर स्टार्ट होती है थर्ड स्टोरी, जिसका नाम है मील टिकट। इसके बाद हमें गजब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आयरिश आदमी अपना वैगन लेके कहीं जा रहा था। ये आयरिश आदमी न्यू टाउन में आके कुछ पोस्टर लगाने लगता है। तो हमें पता चलता है कि ये आयरिश आदमी तो एक एंटरटेनर है जो लोगों का मनोरंजन करता है। रात होने तक आयरिश आदमी अपना सेटअप पूरा लगा देता है, जिसके बाद वो ऑडियंस का वेट करने लगता है। और फिर जल्द ही टाउन के लोग शो देखने आ जाते हैं। तो आयरिशमैन अपना शो चालू कर देता है, जिससे एक आदमी सभी के सामने आ जाता है जिसके न तो हाथ थे और न ही पैर। पर ये आदमी गजब का स्टोरी टेलर है जो लोगों को शानदार कहानियां सुनाने लगता है, जिसे सुनकर टाउन पीपल काफी खुश थे। तो इस मौके पे आयरिशमैन सभी लोगों से पैसा इकट्ठा करने लगता है। शो के बाद आयरिशमैन उस आदमी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है, यानी वो इस यंग लड़के की काफी केयर करता है। नेक्स्ट डे ये लोग नेक्स्ट टाउन के लिए जाने लगते हैं ताकि वो नेक्स्ट टाउन में परफॉर्म कर सकें। ऐसे ही ये दोनों जने अलग अलग टाउन जाके परफॉर्म करते हैं ताकि वो लोगों को अपनी स्टोरीज से एंटरटेन कर सकें, साथ ही वो अपना खर्चा चलाने के लिए पैसा इकट्ठा कर सकें। मगर अब ठंड काफी बढ़ने लगी है, साथ ही लोगों ने स्टोरीज सुनने में इंटरेस्ट खो दिया है। तो दिन रोज इनकी कमाई डिक्रीज होती जा रही है। तो जब एक दिन आयरिशमैन अपने शो को एंड कर रहा था, तब उसकी नजर टाउन की तरफ जाती है जहां काफी सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे। तो आयरिशमैन भी तमाशा देखने चला जाता है, जहां वो देखता है कि यहाँ पे तो एक आदमी चिकन शो कर रहा था, जहां वो आदमी अपनी चिकन के थ्रू लोगों को एंटरटेन कर रहा था। तो आयरिशमैन ये देखकर काफी हैरान है कि लोगों को इस चिकन शो को देखने में इतना इंटरेस्ट क्यों है। तो उसे लोकल लोगों से पता चलता है कि ये चिकन तो जीनियस है जो मैथ पढ़ना जानता है, साथ ही वो ओनर के ऑर्डर पे कैलकुलेट भी कर सकता है। तो शो के बाद आयरिशमैन अपनी लाइफ टाइम अर्निंग से इस जीनियस चिकन को खरीद लेता है, जिसके बाद वो इस चिकन को अपने साथ ले जाता है, जहां वो चिकन की वैसे ही केयर करता है जिस तरह वो अपने पहले पार्टनर की किया करता था। लेकिन अब उस यंग मैन को अंदाजा हो गया है कि अब उसके बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि अब उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। ऐसे ही एक दिन आयरिशमैन अपनी बोगी को एक नदी के पास खड़ा कर देता है, जिसके बाद वो नदी की गहराई नाप के अपने वैगन तक लौट आता है। तो उसकी ये हरकत देख के यंग मैन समझ जाता है कि अब वो मरने वाला है, क्योंकि अब उसके पार्टनर को उसकी जरूरत नहीं है। तो वो यंग मैन को नदी में फेंक के मारने वाला है कि आयरिशमैन अपनी बोगी लेके आगे बढ़ गया है, मगर अब उसकी गाड़ी में यंग मैन नहीं है, यानी आयरिशमैन ने उसे मार दिया है। और इसी के साथ तीसरी स्टोरी का भी एंड हो जाता है और स्टार्ट होती है फोर्थ स्टोरी,
जहाँ पे हमें सुंदर सा नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पे एक स्ट्रीम से एक ओल्ड मैन पानी पी रहा था। तो उसे आइडिया आता है कि क्यों ना नदी के किनारे को खोदा जाए, जहाँ पे शायद उसे गोल्ड मिल सकता है। पर पूरा दिन खोदने के बाद भी उसे जरा भी गोल्ड नहीं मिलता। तो वो फिश को कैप्चर करके उसे पकाने लगता है। पर उसकी नजर एक बर्ड पे पड़ती है, जिससे ओल्ड मैन को अंदाजा हो जाता है कि पेड़ पे इस बर्ड का नेस्ट होना चाहिए। तो वो पेड़ पे चढ़ के नेस्ट तक पहुंच जाता है, जहाँ से वो बर्ड का एग चुरा के नीचे आ जाता है। और फिर वो बर्ड का एग और फिश को पकाने लगता है ताकि वो अपना पेट भर सके। अगले दिन ओल्ड मैन फिर से काम पे लग जाता है, पर उसे गोल्ड कहीं भी नहीं मिलता। और फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, पर ओल्ड मैन हार नहीं मानता। तो एक दिन गड्ढा खोदते वक्त उसे छोटा सा गोल्ड पीस मिलता है, जिसके बाद ओल्ड मैन ध्यान से चेक करता है तो उसे एक स्टोन में काफी सारा गोल्ड मिल जाता है, जिसे देखकर ओल्ड मैन काफी खुश था। जल्द ही ओल्ड मैन समझ जाता है कि यहाँ पे काफी सारा गोल्ड दफन है। तो अब वो सारे गोल्ड को बाहर निकालना चाहता है ताकि वो अमीर बन सके। पर उसकी खुशियाँ पूरा हो पाने से पहले ही एक लड़का यहाँ पे आ जाता है, जो पीछे से ओल्ड मैन को गोली मार देता है। इसके बाद ये लड़का ओल्ड मैन पे काफी देर नजर रखता है, पर जब वो गड्ढे में उतर के ओल्ड मैन का सोना लेना चाहता है, तब ओल्ड मैन अचानक से उठ के इस लड़के को मार देता है। यानी कि ओल्ड मैन शुरुआत में सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था। इसके बाद ओल्ड मैन अपनी इंजरीज को चेक करने लगता है, तो उसे पता चलता है कि गोली तो उसके आर पार हो गई है, लेकिन इस गोली से उसके इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स इंजर्ड नहीं हुए हैं, यानी वो पूरी तरह सेफ है। अगले दिन ओल्ड मैन सारा गोल्ड बाहर निकाल के अपने गधे पे लाद देता है, जिसके बाद वो गधा लेके यहाँ से निकल जाता है। और इसी के साथ चौथी स्टोरी भी एंड हो जाती है। और फिर शुरुआत होती है फिफ्थ स्टोरी की, जहाँ पे हमें एक बोर्डिंग हाउस दिखाया जाता है, जहाँ काफी लोग डिनर कर रहे थे। तो एलिस नाम की लेडी सभी को बताती है कि मैं और मेरा भाई वैगन ट्रेन के थ्रू ओरेगन जा रहे हैं, जहां मेरा भाई अपने बिजनेस पार्टनर से मेरी शादी करवाने वाला है। इसके कुछ दिनों बाद एलिस और उसका भाई गिलबर्ट ओरेगन जाने लगते हैं। तब एलिस अपने भाई से कहती है कि काफी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा डॉग कुछ ज्यादा ही भौंकता है, जिससे लोगों को आराम करने में काफी दिक्कत आ रही है। लेकिन इस बात पे गिलबर्ट ज्यादा ध्यान नहीं देता। और फिर जल्द ही रात हो जाती है, जहां गिलबर्ट वैगन से अलग जाके काफी जोर से खांसने लगता है। तो उसकी बिगड़ती हालत को देख के एलिस काफी वरिड है। मगर अगले दिन जब एलिस की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका भाई बीमार होके मर चुका है, जिस वजह से एलिस काफी दुखी है। इसके बाद आर्थर और बिली नाम के बंदे एलिस से पूछते हैं कि क्या तुम हमारे साथ जर्नी को कंटिन्यू करोगी या तुम वापस लौट जाओगी। पर इस बात का एलिस के पास कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि अब उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि अब उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद आर्थर और बिली मिलके गड्ढा खोद देते हैं, जिसमें एलिस के भाई को दफना दिया जाता है। इसके बाद वैगन ट्रेन ओरेगन की तरफ बढ़ने लगती है। साथ ही एलिस भी अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने का डिसाइड करती है। पर एक रात एलिस को पता चलता है कि वो लोग जल्दीबाजी में अपना सारा पैसा गिलबर्ट के साथ ही दफना आए हैं। यानी एलिस के पास अब ट्रैवल करने के लिए पैसे भी नहीं है। साथ ही अब उसका वैगन ड्राइवर अपना पैसा मांग रहा है, क्योंकि वो लोग आधा रास्ता ट्रैवल कर चुके हैं। तो जब एलिस इस बात को बिली से शेयर करती है तो बिली उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। साथ ही वो एलिस को रिकमेंड करता है कि हमें आपके डॉग को मारना होगा, क्योंकि सभी लोग इस डॉग के भौंकने से परेशान हैं। तो एलिस डॉग को टपकाने की परमिशन दे देती है। इसके बाद बिली डॉग को साइड ले जाता है ताकि वो इस डॉग को ठिकाने लगा सके। लेकिन एलिस का डॉग काफी चालू है, जो बिली से बचकर भाग जाता है। यह बिली ने जानबूझ के एलिस के डॉग को वैगन से दूर भगा दिया है ताकि एलिस को चोट न पहुंचे। और फिर ऐसे ही चलते चलते इन लोगों को कई दिन बीत जाते हैं, जिस दौरान एलिस से बात करते करते बिली को वो पसंद आने लगती है। नेक्स्ट डे बिली अपने साथी आर्थर को इन्फॉर्म करता है कि ये मेरी लास्ट ट्रिप होने वाली है, क्योंकि अब मैं एलिस को प्रपोज करने वाला हूँ, जिसके बाद हम ओरेगन में सेटल हो जाएंगे। तो ये सुनकर आर्थर काफी खुश है कि उसका पार्टनर अब सेटल होने वाला है। रात को बिली एलिस को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। तो एलिस काफी सोचने के बाद नेक्स्ट आफ्टरनून बिली के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वो भी अपनी बाकी की लाइफ को अकेले बिताना नहीं चाहती। तो ये जानकर बिली काफी खुश है। अगले दिन एलिस का डॉग वापस आ जाता है, जिसे वापस पाके एलिस काफी खुश है। पर वो डॉग के चक्कर में ट्रेन से काफी दूर निकल आई है। लेकिन तभी आर्थर को एक घुड़सवार नजर आता है, जिसे देख के आर्थर फुल अलर्ट हो जाता है। साथ ही वो घुड़सवार के डायरेक्शन में अपना हैंड रेस करने लगता है, पर वो घुड़सवार इसका कोई भी जवाब नहीं देता।
तो आर्थर कहता है कि अब हमें फाइट करनी होगी क्योंकि सैवेज ने मेरा पीस पैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया है। साथ ही आर्थर एलिस से कहता है कि हम लोग ट्रेन से काफी अलग हो चुके हैं, यानी हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला है, तो बेहतर होगा कि हम ही इन सैवेजेस का सामना करें। और अगर मैं इस फाइट में हार जाऊं तो बेहतर होगा कि तुम मुझे और अपने आप को जान से मार दो, वरना अगर हम इन लोगों के हाथ लग गए तो ये लोग हमारी हालत मौत से भी बदतर कर देंगे। तो ये सुन के एलिस काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि अब उसे अपनी मौत नजर आ रही है। इसके बाद जल्द ही आर्थर कई सैवेजेस को मार देता है, मगर वो फाइट करते करते काफी दूर निकल जाता है। और जब वो लौट के आता है तो वो देखता है कि एलिस ने डर के खुद को गोली मार ली है। तो ये देख के आर्थर काफी गिल्टी फील करने लगता है कि शायद उसे एलिस को इतना डराना नहीं चाहिए था। अगर उसने ध्यान दिया होता तो शायद एलिस अभी भी जिंदा होती। और अब आर्थर को समझ में नहीं आ रहा है कि वो बिल्ली को क्या जवाब देगा। और इसी के साथ 5th स्टोरी भी खत्म हो जाती है और शुरुआत होती है 6th एंड लास्ट स्टोरी की, जहाँ पे हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि अपना वैगन लेके कहीं पे जा रहे थे। और इन लोगों के नाम है थिगपेन, क्लेरेंस, रेने और मिसेस बेमैन। तो थिगमैन कहता है कि बोगी फोर्ट मॉर्गन जा रही है, जहाँ पे हमारा आना जाना लगा रहता है। क्या तुम में से कोई फोर्ट मॉर्गन गया है? तो ओल्ड मैन कहता है कि मैं एनिमल फर का बिजनेस करता हूँ, साथ ही ये मेरा पहला ट्रिप है। और फिर ये ओल्ड मैन इतनी बकवास करता है कि लेडी का सर दुख जाता है। इस लेडी का हस्बैंड पहले लेक्चरर हुआ करता था जो कि मॉरल क्वालिटीज के ऊपर पढ़ाया करता था। तो ये लेडी भी मॉरल क्वालिटीज के ऊपर 2-4 लाइनें सीख गई है, तो वो इन लाइनों को सभी के सामने दोहराने लगती है, मगर बाकी लोग उसकी बकवास सुनने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो रेने इस लेडी को अच्छी खासी सुनाने लगता है। तो ये सुनकर लेडी भड़क जाती है, जिसके बाद रेने कोचमैन से बोगी को रुकवाने के लिए कहता है ताकि वो अपनी टंकी खाली कर सके, पर कोचमैन रेने पे ध्यान नहीं देता। तो थिगमैन रेने को बताता है कि कोचमैन रास्ते में बोगी नहीं रोकेगा, ये उसकी पॉलिसी है। तो सभी का मूड अच्छा करने के लिए क्लेरेंस गाना गाने लगता है, जिसके बाद थिगपेन सभी के सामने रिवील करता है कि मैं और क्लेरेंस किलर हैं जो पैसों के लिए लोगों को टपकाते हैं। तो ये सुनकर बाकी लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन थिगमैन कंटिन्यू करता है कि मैं अपने टारगेट को बातों में उलझा के उनका ध्यान भटकाता हूँ, जिसका फायदा उठा के क्लेरेंस हमारे टारगेट्स को मार देता है। और फिर थिगमैन इन्हें हॉरर स्टोरी सुनाने लगता है, जिसे सुनकर बाकियों की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद जल्द ही ये लोग फोर्ट मॉर्गन पहुंच जाते हैं, जहां पे ये सभी लोग एक होटल में रुकने वाले थे। तो थिगमैन और क्लेरेंस एक डेड बॉडी को लेके होटल जाने लगते हैं ताकि वो अगले दिन इस बॉडी को शेरिफ के हवाले करके अपना रिवॉर्ड ले सकें। लेकिन बाकी लोग काफी देर वैगन से नीचे नहीं उतरते क्योंकि वो लोग इन किलर्स के आसपास जाना नहीं चाहते। और इसी के साथ ये 6ठी स्टोरी भी एंड हो जाती है और साथ ही ये मूवी भी। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।